हेलो बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। आइए बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी में हम आपको सिखाएंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है और IUPAC नामकरण के सभी नियमों को। तो आइए बच्चों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण क्या है। देखिए, आपको पता है कि अकेले कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या है वो कितनी है। अकेले कार्बनिक यौगिकों की संख्या 5 लाख से अधिक है। कितनी है? 5 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक ज्ञात हैं। तो इतने यौगिकों का नाम याद रखना किसी भी वैज्ञानिक के लिए या किसी भी विद्यार्थी के लिए एक चुनौती भरा कार्य था। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसके लिए अनेकों प्रयास किए। देखिए, कार्बनिक रसायन के विकास के साथ साथ कार्बनिक यौगिकों की संख्या में वृद्धि होती गई। तब रासायनिक वैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि इनके नामकरण की संपूर्ण विश्व में समान प्रणाली होनी चाहिए। अतः इस दिशा में अनेक प्रयास किए गए। प्रयास किया गया, सबसे पहला है निरर्थक या सामान्य पद्धति बनाई गई। ये पद्धति ऐसी थी कि इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों के नाम उनके स्रोत के आधार पर, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सोर्स के आधार पर रखा गया। ठीक है, उनके स्रोत क्या हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। विशिष्ट गुण के आधार पर किसी ज्ञात यौगिक से उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध अथवा अन्य विशिष्टता पर आधारित होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, एसिटिक अम्ल को सिरके, विनेगार एस्टम से प्राप्त किया गया। अतः इसे एसिटिक अम्ल जो नाम है वो किससे दिया गया? एसिटम से दिया गया। किससे दिया गया? एसिटम से। ठीक है, तो आइए फिर एक है मीथेन। मीथेन दलदली स्थानों में पेड़ पौधों के सड़ने से उत्पन्न होने के कारण इसे मार्स गैस कहा गया। क्या कहा गया? मार्स गैस। यह वायु में विस्फोटक का कार्य करता है मीथेन, इसीलिए इसे फायर डैम्प गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फायर डैम्प गैस। फायर डैम्प, फायर डैम्प के नाम से जाना जाता है। फार्मिक अम्ल को सर्वप्रथम लाल चींटियां रेड एंट से प्राप्त किया गया था। रेड एंट का नाम फार्मिका होता है, इसलिए इनका नाम पड़ा फार्मिक अम्ल। लाल चींटियों के आंसुओं से प्राप्त होने के कारण इसे यह नाम दिया गया, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का फार्मूला भी आप जान लीजिए, क्या होता है? HCOOH। ये क्या है? फार्मिक एसिड है। ठीक है, लेकिन जो सामान्य नाम या निरर्थक नाम था, इस नाम से किसी भी यौगिक को किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष देश में इस नाम से जाना जाता था। संपूर्ण विश्व में हो सकता है फार्मिक अम्ल का नाम कुछ और भी हो। ठीक है, मिथेनोइक एसिड कहते हैं, VIPAC नाम में बताएंगे हम आपको। ठीक है, आइए
आपको सिखाएंगे आईयूपीएसी पद्धति, आईयूपीएसी सिस्टम। क्या है आईयूपीएसी सिस्टम? सबसे पहले आपको जानना होगा कि आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम या आईयूपीएसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर बात आती है कि आईयूपीएसी पद्धति की विशेषताएं क्या है? क्या विशेषता है? यह कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की सरल, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक पद्धति है। कैसी है? वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति में यह पद्धति इस तथ्य पर आधारित है कि सामान्य हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिकों के पितृ यौगिक होते हैं, पेरेंट यौगिक होते हैं। इस पद्धति में यौगिक की संरचना को देखकर उनका नाम सरलता से दिया जा सकता है। उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर संरचना से ही उनका नाम दे दिया जाएगा। इस पद्धति द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का भी नाम दिया जा सकता है। तो ये विशेषताएं हैं किसकी? ये विशेषताएं हैं आईयूपीएसी पद्धति की। ठीक है, आइए अब सीखते हैं आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नाम में निम्नलिखित भाग होते हैं। अगर पहले भाग की बात करें तो पहला भाग है मूल शब्द या शब्द मूल, जिसे मूलाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलाक्षर। इंग्लिश में कहते हैं वर्ड रूट। क्या कहते हैं? वर्ड रूट। यह क्या बताती है? यह कार्बनिक यौगिकों के नाम की मूल इकाई है जो पितृ हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाती है। आईयूपीएसी नामकरण करते समय निम्न शब्दावलियां याद रखना बहुत जरूरी है, जिसमें पहली शब्दावली है, पहली टर्मिनोलॉजी है मूल शब्द। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन है तो उसे कहेंगे मेट, कार्बन की संख्या 2 है तो कहेंगे एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो आर्ट, 9 है तो नॉन। अगर कार्बन की संख्या 10 है तो 10 होगी तो डेक। क्या कहेंगे? डेक। कार्बन की संख्या 11 है तो 1 डेक। क्या कहेंगे? 1 डेक। फिर कार्बन की संख्या 12 है तो ऐसे बाईडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे इनका नाम किया जाता है। जैसे अगर देखना है एक कार्बन का यौगिक है, जैसे देखो मीथेन, मेथ है और सभी सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं। क्या है? सभी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? मीथेन। ऐसे 2 कार्बन का कोई यौगिक है C2H6, बनाएंगे CH H H H H और H, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या नाम हो जाएगा? इथेन। तो ये जो मूल शब्द हैं ये क्या बताते हैं? ये कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संख्या को बताते हैं। किसको बताते हैं? कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये जानना है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स। क्या है? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न कार्बन श्रृंखला में संतृप्तता, सेचुरिटी और असंतृप्तता को दर्शाती है कि कार्बनिक यौगिक संतृप्त है कि असंतृप्त। नाम लिखते समय मूल शब्द से जोड़ दिया जाता है।
प्राथमिक अनुलग्न का नाम लिखते समय क्या किया जाता है, मूल शब्द से जोड़ दिया जाता है। अगर कोई यौगिक संतृप्त है, क्या है, संतृप्त है, जैसे मीथेन है ना, तो एक कार्बन की वजह से इसका मूल शब्द में नाम क्या होगा, मेथ होगा। और संतृप्त है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन लगा देंगे, संतृप्तता को बता रहा है। ऐसे अगर है C2H4 एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम लिखते समय क्या कर देंगे, मूल शब्द में ईन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ईन, तो नाम हो जाएगा क्या, इथीन। एथ है 2 कार्बन, इसी में ईन जोड़ दिए। कार्बन कार्बन के मध्य अगर 3 आबंध हैं, कितने हैं, 3 आबंध हैं, असंतृप्त है, 2 कार्बन की वजह से क्या है, 2 कार्बन की वजह से इसका नाम हो जाएगा एथ, और ट्रिपल बॉन्ड होने से अनुलग्न लग जाएगा क्या, आइन, नाम हो जाएगा इथाइन। ठीक है, यहां नोट करके लिखा भी गया है। नोट करके क्या लिखा गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए प्राथमिक अनुलग्न एन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, जैसा कि आपको यहां दिखाया गया है। ठीक है, आइए उसके बाद जो तीसरी टर्मिनोलॉजी है वो द्वितीयक अनुलग्न की है, सेकेंडरी सफिक्स की है। किसकी है, सेकेंडरी सफिक्स की। क्या बताती है, यह कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह को बताती है। किसको बताती है, क्रियात्मक समूह को। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो, बहुक्रियात्मक यौगिक हो, तो प्रधान क्रियात्मक समूह को बताती है, प्रिंसिपल या मेन फंक्शनल ग्रुप को बताती है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथी टर्मिनोलॉजी है पूर्व लग्न। क्या है, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न के द्वारा मूल कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापियों, पार्श्व श्रृंखलाओं तथा मुख्य क्रियात्मक समूहों के अतिरिक्त शेष बचे क्रियात्मक समूहों की संख्या व स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। IUPAC नाम में पूर्व लग्न मूल शब्द से पहले लिखे जाते हैं। देखिए, एक शब्द है अनुलग्न। अनुलग्न उसी शब्द से बना जैसे होता है अनुवर्ती। अनुवर्ती माने बाद में आने वाला। अगर आपसे पूछे 14 की अनुवर्ती 15 ना, तो जो बाद में आता है वो क्या है, अनुलग्न। एक है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या होता है, जो पहले आता है। जैसे मान लीजिए 14 से पहले पूछा जाए तो क्या आता है, 13। क्या आता है, 13। ये पूर्व लग्न है जो पहले लगाए जाते हैं। आइए बात करते हैं आगे। पूर्व लग्नों द्वारा प्रतिस्थापियों तथा पार्श्व श्रृंखलाओं को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन की बात करें तो यह शाखित कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होते हैं। इसे एल्किल समूह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्किल समूह। एल्किल समूह में जैसे मेथिल है, एथिल है और प्रोपिल है। ये बनते कैसे हैं, एल्किल समूह बनते हैं किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा लेने से एल्किल समूह बन जाता है। जैसे मीथेन होता है CH4, एक हाइड्रोजन हट गया CH3। जैसे एल्केन होता है C2H6 इथेन, एक हाइड्रोजन हटा लिए तो C2H5 इथाइल एथिल। ऐसे C3H7 प्रोपिल, ये प्रोपेन से बनी है, C3H8 से बनी है। ठीक है, पार्श्व श्रृंखला के बाद है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। यह कार्बनिक यौगिक में उपस्थित प्रतिस्थापी समूहों के लिए निम्न पूर्वलग्न प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे ये है क्लोराइड, क्लोरो, ये मेथिल और ये OR। ऐसे है बहुक्रियात्मक यौगिक में क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप इन
पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। इन यौगिकों में मुख्य क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त सभी क्रियात्मक समूहों को पूर्व लग्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बातें हैं, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह है तो प्रधान क्रियात्मक समूह को अनुलग्न के रूप में लिखेंगे, जबकि अन्य क्रियात्मक समूहों को पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। आइए आगे बात करते हैं। और आप ये भी बताइएगा कि अक्षर की विजिबिलिटी आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और ये आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। आप कोशिश तो ये करें कि पेन और कापी लेके बैठें और इसको सीखते हुए चलें, क्योंकि आगे हम आपको IUPAC नामकरण जब सिखाएंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन लिखेंगे और उसको समझाएंगे। ठीक है, अभी तो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी सिखाई नहीं जाती। जैसे ये है IUPAC नामकरण के नियम, रूल ऑफ राइटिंग IUPAC नेम। IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं? तो सबसे पहले है, किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC पद्धति में नामकरण निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाता है। सबसे पहला है दीर्घतम श्रृंखला के चयन का नियम। सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। रूल फॉर द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। क्या है? रूल फॉर द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। इस नियम के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते समय सर्वप्रथम दीर्घतम श्रृंखला का चयन किया जाता है और उनका नाम निम्न नियमानुसार किया जाता है। जैसे पहला नियम है आपका नियम फर्स्ट, सामान्यतः उस श्रृंखला को दीर्घतम श्रृंखला माना जाता है जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। अगर इसकी बात करें तो देखिए, हम श्रृंखला बना रहे हैं और हम उनका दीर्घतम श्रृंखला का चयन करके आपको दिखाएंगे। जैसे एक श्रृंखला है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3 CH2 CH3। अब इस कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी श्रृंखला देखनी है तो अगर आप यहां से देखेंगे 1 2 3 4 कार्बनिक श्रृंखला मिलती है। जबकि अगर आप यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन, तो कौन सी श्रृंखला सबसे लंबी है? ये श्रृंखला आपको लंबी श्रृंखला के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, यहां से अगर आप नंबरिंग भी करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये पार्श्व श्रृंखला हो गई। देखिए इसका नाम, इसको अंकन में नहीं लिया गया, अपनी लंबी श्रृंखला में इसको स्थान नहीं दिया गया, तो ये क्या हो गई? पार्श्व हो गई, साइड चेन हो गई। आइए नाम भी इसी समय लिख लेते हैं। ये तीसरे नंबर पोजीशन पे पार्श्व श्रृंखला लगी है और अभी आप सीखे हैं कि पार्श्व श्रृंखला को पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे। तो पूर्व लग्न माने पहले ही लिख देंगे 3 मेथिल। क्या लिखेंगे? 3 मेथिल। कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं। 5 कार्बन के लिए मूल शब्द में क्या लिखा जाता है? पेंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पेंट लिखा जाता है। और देखिए, क्या सभी बांड सिंगल हैं? सिंगल बांड होते हैं तो एल्केन होता है, और एल्केन का जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वो क्या होता है? एन होता है। इस प्रकार इसका नाम हो गया 3 मेथिल पेंटेन। क्या नाम हो गया? 3 मेथिल पेंटेन। और कितने कार्बन की श्रृंखला मिली? 5 कार्बन की श्रृंखला मिली। कितने कार्बन की मिली? 5 कार्बन की श्रृंखला मिली। आइए
दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम कहता है, आइए, यदि दूसरा नियम कहता है यदि दो या दो से अधिक ऐसी श्रृंखला संभव हो जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो। दो ऐसी श्रृंखलाएं आपको मिल रही हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो, तो उस श्रृंखला का चयन दीर्घतम श्रृंखला के रूप में किया जाता है जिनमें पार्श्व श्रृंखला की संख्या अधिक हो। हम आपको यौगिक बना के दिखा रहे हैं और नामकरण भी करके दिखाएंगे। जैसे यौगिक है CH3, CH2, 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 CH, CH, CH3, CH3, CH2, CH3। देखिए हमारे पास श्रृंखला मिल रही है, ऐसे देखिए श्रृंखला मिल रही है, एक एक 2 3 4 5 6 7 कार्बन की। लेकिन अगर हम देखें इधर से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी 7 मिल रही है, लेकिन ऊपर वाली नंबरिंग के हिसाब से हमको एक ही श्रृंखला मिल रही थी। इसमें कहा गया है कि यदि दो या दो से अधिक ऐसी श्रृंखला संभव हो जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो। देखो यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, तो उस श्रृंखला का चयन दीर्घतम श्रृंखला के रूप में किया जाता है जिनमें पार्श्व श्रृंखला अधिक हो। इसमें एक ही पार्श्व श्रृंखला मिल रही थी 5 पे, और ऐसे नंबरिंग करने पे दो दो पार्श्व श्रृंखलाएं मिल रही हैं। तो ये वाला नियम ज्यादा सही है, ये वाला नियम क्या है, अधिक सही है। ठीक है, अगर हम आपको दिखाएं यहां से नंबरिंग करके तो इनका बड़ा सुंदर नाम भी लिख लेंगे हम। देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3, इधर जाएंगे तो श्रृंखला छोटी मिलेगी, इधर जाएंगे 4 5 6 7, ये श्रृंखला मिली। देखिए मैं ये श्रृंखला में इसका चयन नहीं कर पाए हैं और इसका चयन नहीं कर पाए हैं। तो देखो ये CH3 है और ये C2H5 है, ये मेथिल है और ये एथिल है। IUPAC नाम लिखते समय अल्फाबेट का भी ध्यान दिया जाता है। ये एथिल है, क्या है, एथिल है, और ये मेथिल है, क्या है, मेथिल है। नाम लिखते समय अल्फाबेट को ध्यान में रखते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। ये नियम अभी बताए जाएंगे आपको। नाम लिखे तो तीसरे नंबर पे एथिल लगा है, C2H5 लगा है, तो नाम लिखेंगे 3 एथिल, क्या कहेंगे, 3 एथिल, और 2 पे मेथिल लगा है तो 2 मेथिल, इन्हें पुरोलग्न के रूप में लिख लिए 2 मेथिल। कितने कार्बन हैं, 7 कार्बन को क्या कहते हैं, अभी आप देखे हैं 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं। और देखिए क्या सभी सिंगल बॉन्ड है क्या, हाँ सभी सिंगल बॉन्ड है, तो इसी में अनुलग्न लगा देंगे, एन लगा देंगे। 3 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन। समझ में आ रहा है। आइए नियम नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या करते हैं, नियम नंबर 3 पढ़ते हैं।
देखिए इसमें लिखा है कि यदि श्रृंखला में द्विआबंध, डबल बॉन्ड, द्विआबंध, त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्ड, क्रियात्मक समूह आदि उपस्थित हो तो इन्हें माने द्विआबंध को, त्रिआबंध को, क्रियात्मक समूह को सदैव दीर्घतम श्रृंखला में सम्मिलित किया जाता है, चाहे करते समय नियम 1 जो पहला नियम था और नियम 2 का उल्लंघन ही क्यों न हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं एक यौगिक की, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, सॉरी C डबल बॉन्ड CH2 CH3। देखिए अगर मैं यहां से अंकन भी करता हूं, यहां से अंकन भी करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिलते हैं, लेकिन ये द्विआबंध हमारी श्रृंखला में नहीं आ रहा है। तो इसमें लिखा है कि यदि श्रृंखला में द्विआबंध या त्रिआबंध क्रियात्मक समूह हो तो उन्हें सदैव दीर्घतम श्रृंखला में लिया जाता है, चाहे हमारी श्रृंखला छोटी ही क्यों ना हो जाए, यानी पहले नियम और दूसरे नियम का उल्लंघन ही क्यों ना हो जाए। तो हम देखेंगे कि हमारी ये श्रृंखला हम द्विआबंध को लेंगे, क्या करेंगे, द्विआबंध को लेंगे और ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2, इधर जाएंगे तो 3 4, इधर जाएंगे तो 3 4 5। तो भैया ये श्रृंखला हमें छोटी भले मिल गई, लेकिन द्विआबंध तो हमारे दीर्घतम श्रृंखला में आ गए ना। अब ये आ गए तो ये क्या हो जाएंगे, साइड चेन हो जाएंगे C2H5 पे। किस पोजीशन पे है, सेकेंड नंबर पे है हमारी ये श्रृंखला का चयन हुआ है। तो क्या लिखेंगे, 2 एथिल, क्या लिखेंगे 2 एथिल। कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। देखिए क्या सभी सिंगल हैं, सिंगल है, लेकिन डबल बॉन्ड भी है। और हम आपको बताए थे कि अगर द्विआबंध आ गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आ गया, तो अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। लगाने के लिए तो पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 1 इन कर सकते हैं, 1 नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन जो नियम है, नियम से चलिए आप पोजीशन लिखते रहिए ताकि आपके हैबिट में रहे पोजीशन लिखना। तो इस प्रकार दीर्घतम श्रृंखला का चयन होता है। क्या होता है, दीर्घतम श्रृंखला का चयन होता है। आगे हमारा जो श्रृंखला है, अगला जो नियम है दीर्घतम श्रृंखला में अंकन के नियम। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में दीर्घतम श्रृंखला में अंकन का नियम बताएंगे। अभी तो दीर्घतम श्रृंखला का चुनाव कर रहे थे, चयन कर रहे थे। अब दीर्घतम श्रृंखला चयन कर लेंगे, उनका अंकन करेंगे। अंकन कर लेंगे तो फिर उनका नाम लिखेंगे। तो ये काम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज की लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको विजुअलिटी अच्छी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, और क्या और इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। ये आप कमेंट करेंगे तो अगला वाला जो लेक्चर आएगा उसमें इम्प्रूव करके आएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं। धन्यवाद।